प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत ग्राम्य जीवन कविता की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पाठ 5.1 ग्राम्य जीवन। इसके कवि श्री डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी है। आइए शीर्षक का अध्ययन करते हैं। ग्राम्य जीवन पर सामान्य चर्चा देखते हैं। ग्राम में सभी मिलजुल कर और सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं और सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के निवास करने वाले किसान चतुर और बुद्धिमान होते हैं और अतिथियों को प्रफुल्लित स्वागत सत्कार करते हैं। आंगन में फूलों की बाग लगाते हैं। ऋतुओं के अनुसार नूतन फल खाते हैं और प्राकृतिक मनोहारी होते हैं। चारों ओर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में क्या देना चाहते हैं, इसके प्रति एक बार पुनः सोचने के लिए प्रेरित करती है। प्राकृतिक परिवेश और पर्यावरण से संबंधित यह ग्राम्य जीवन पाठ है। कवि श्री मुकुटधर पांडे जी का जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 30 नवंबर सन 1885 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। उनकी रचना कुरूरी के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। मादन डी लिस्ट की उपाधि प्राप्त श्री मुकुटधर पांडे जी को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाएं प्रमुख है पूजा के फूल, शैवाल, लक्षमा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम निबंध, मेघदूत छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। ग्राम्य जीवन कविता में कवि ने गांव के सौंदर्य, प्राकृतिक एवं ग्रामवासियों के सहज जीवन शैलियों का जीवंत चित्रण किया गया है। आइए पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहारी आते हैं। रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली है कैसी, चाहू और दुई जगड़ सुंदर गान सुनाते नित्य दिखलाते मोर। अर्थात इस पंक्ति की कठिन शब्द देख लेते हैं। अति यानी अधिक, या इसी को अत्यधिक भी बोल देते हैं। मनोहारी, मन को प्रिय लगने वाला। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ। वट, बड़ का पेड़। द्विजगण यानी पक्षीगण। देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति सुंदर मनोहारी आते हैं। अर्थात गांव के छोटे छोटे जो घर भवन होते हैं वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लिपाई पुताई होने के कारण और इनकी शोभा बढ़ गई है। रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिक आई। अर्थात इनके सामने रत्नों से जड़ा हुआ बड़े भवन, अर्थात जो भवन होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं जिसमें टाइल्स, मार्बल, बहुत सारे सुख सुविधा होते हैं,
और यह छोटे भवन के सामने वह बड़ा सा रत्न जड़ित प्रसादों से भी भवन इनके सामने क्या है, फीके पड़ गए हैं। अर्थात इनके सामने वह अवर्णी है, इनकी शोभा अवर्णी है। बट पीपल की शीतल छाया फैली है चाहू ओर, बर और पीपल वृक्ष के गहरी छाया चारों ओर फैली हुई है। द्विजगण सुंदर गान दिखलाती, कहीं नृत्य मोर पक्षीगण समूह में गीत गाते सुनाई दे रहे हैं और कहीं पर मोर सुंदर नृत्य करते देखे जा सकते हैं। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित, चित करते हैं अतिथि का मान। इस पंक्ति का कठिन शब्द देखते हैं। लघु यानी छोटा, सुखमय सुख प्रदान करने वाला, छलहीन बिना छल किए, दिवस दिन, अतिथि जिसका आने का कोई तिथि न हो अर्थात मेहमान। तो इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा सुखमय होता है भाई, अर्थात ग्राम्य परिवेश बहुत शांत और सुंदर होता है। यहाँ अधिक शोर शराबा नहीं होता है जैसे कि बड़े बड़े शहरों और महानगरों में होता है। शांतिपूर्ण जीवन सुखदायी प्रदान करने वाला होता है। देखो नगर से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिक आई, अर्थात गांव में कुछ साधन नहीं होता है और नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा आई। जो नगर में संपूर्ण रूप से सब साधन परिपूर्ण होते हैं, फिर भी वह नगर यह गांव के सामने फीके पड़ जाते हैं। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, यहाँ के खेती करने वाले किसान बड़े होशियार और सरल स्वभाव के होते हैं। ये बिना छल किए बिना, बिना कपट किए बिना यह सभी से मिलजुल कर रहते हैं। दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित, चित करते हैं अतिथि का मान, अर्थात यहाँ के रहने वाले जो किसान रहते हैं वो सभी मेहमान को स्वागत सत्कार प्रफुल्लित करते हैं और आए हुए मेहमानों को बड़ा खुशी से उनको ग्राम्य परिवेश के अंतर्गत सुखमय प्रदान कराते हैं, अर्थात उनकी स्वागत सत्कार पूर्ण रूप से तहे दिल से करते। आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूलेन ससौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। इस पंक्ति का कठिन शब्द है फुलवारी। फुलवारी यानी फूल का बगीचा, अनूप जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, तरुगण पेड़ों का समूह, फुलेल यानी इत्र। आइए इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं है बाग अनूप। कवि पांडे जी कहते हैं कि गांव में हर घर के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा है, जिससे इन घरों का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। कहीं कहीं बाग बगीचे हैं जिनकी शोभा अवर्णी है। ये पेड़ों की समूह भी इनकी शोभा को दुगना कर रहे हैं। केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, अर्थात केले नारंगी के साथ इनका शोभा और अधिक बढ़ गया है। इनकी बगीचों में सुख और शांति प्रदान होता है। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, अर्थात ऋतुओं के अनुसार, मौसमों के अनुसार नए नए फल नित्य रोज इस बगीचे से खाने को मिलते हैं। देने को फूलेल सा सौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। यहाँ के फूलों के बगीचों से इत्र की महक नित नए नए रूपों में महकती है। इसलिए इन ग्राम्य जनों का जीवन विशेष दर्शनीय
बन गया। पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरण के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, पकड़ कहाँ आते हैं। बहता बहता एक सुनिर्मल झरना कलकल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। आइए इस पंक्ति का कठिन शब्द देखते हैं। इख यानी गन्ना, धान यानी चावल, छली छली यानी छल करने वाला, पदचाप पैरों की ध्वनि, सुनिर्मल यानी पवित्र, इसी को स्वच्छ भी बोलते हैं, उन्नति इसी को प्रगति बोलते हैं। आइए इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है। कवि पांडे जी कहते हैं कि पानी की पर्याप्त होने के कारण गन्ने की फसल लहरा रही है। हरी भरी यह फसल धान को कृषकों के मन भाती है, अर्थात धान के फसल को देखकर किसान के मन प्रसन्न से खिल उठती है। खेतों में आते हैं हिरण के बच्चे चुपचाप, इन खेतों में जब सुंदर हिरण के बच्चे आते हैं तो किसान के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, पकड़ कहाँ में आते हैं। वह किसान के बालक वह हिरण के बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर थक जाते हैं, लेकिन वह हिरण के बच्चे उनके हाथ में नहीं आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कलकल शब्द सुनाता है, बहता एक निर्मल झरना कलकल शब्द सुनाता है। कल कल कर बहने वाली झरने, ऐसा लगता है मानो यह किसान को उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। किसानों के मन में यह प्राकृतिक के मनोहारी दृश्य देखते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा के भाव जागृत हो जाता है। गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बजती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से, देखो ये टटनी के कुल। ग्राम में जनों को लभ्य सदा, सब प्रकार के सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुखसार। अर्थात इस पंक्ति का कठिन शब्द देखते हैं। गोधन गाय के बछड़े, गल घंटी गले की घंटी, टटनी नदियां, लभ्य प्राप्त, सुखद सुखसार सुख का संसार। इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। गोधन चराते कैसे सुंदर, गलघंटी बजती सुखमूल। कवि कहते हैं कि गाय के बछड़ों के गले में बंधी घंटी की सुमधुर ध्वनि मन को मनमुग्ध करने वाली है। चरवाहे फिरते हैं सुख के देखो, ये टटनी के कुल। चरवाहे बड़े मजे से नदी के किनारे पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा, सब प्रकार के सुख शांति अपार। ग्राम्य जीवन में सुख शांति की बहार सी आ गई है। सभी प्रकार के किसान आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुखसार। अर्थात सभी किसान बिना चिंता फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नैतिक कार्यों में बिता रहे हैं। जो जीवन का सार है वहीं पर किसान के जीवन में प्रासंगिक हो गया है।